पिछले एक महीने से लद्दाख सीमा पर चल रहे विवाद पर चीन से आज सुबह 9 बजे कमांडर लेवल की बातचीत होगी। ये बातचीत चीन के कब्जे वाले मोल्डो क्षेत्र में होगी। चीन ने इस बातचीत से ऐन पहले अपना कमांडर बदल दिया है। इस बातचीत में पैंगोंग झील बड़ा मुद्दा रहने की संभावना है। भारत की तरफ से इस बातचीत में 10 ऑफिसर शामिल होंगे। भारत चीन के बीच कोर कमांडरों की बैठक से पहले दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत हुई। भारत की तरफ से पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और चीन की तरफ से विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल बातचीत में शामिल हुए। दोनों पक्ष बातचीत के जरिए अपने मतभेद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर सहमत हुए। चीन से विवाद पर कांग्रेस ने सियासत तेज की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख विवाद पर फिर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने 3 जगहों से चीनी घुसपैठ का दावा करने वाला एक लेख शेयर कर लोगों से इसे पढ़ने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख विवाद में सरकार कई जानकारियां छिपा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने मजदूरों के दर्द पर सियासत की, जबकि बीजेपी ने कोरोना संकट में देश भर में लोगों के लिए काम किया। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ बातचीत में नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर एक बार फिर से भड़की। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोरोना, अम्फान और साजिशों से एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि पीएम मोदी को दिल्ली से हटाओ। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें पश्चिम बंगाल में कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। पहले जी न्यूज पर अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी पर उनके बयान को लेकर केरल के मल्लपुरम में केस दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 153 के तहत मेनका गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। केरल के पलक्कड़ और मल्लापुरम में उलझ गई हथिनी विनायकी के इंसाफ की लड़ाई। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने इस मामले में केरल सरकार पर इस मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने का आरोप लगाया। विनायकी को अनानास में पटाखे खिलाकर मार दिया गया था। इस मामले में पुलिस और वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। विनायकी हथिनी को इंसाफ दिलाने के लिए जी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। जी न्यूज की बड़ी कवरेज के बाद केरल सरकार पर कार्रवाई का दबाव बना है। केरल में पिछले 1 साल में 70 हाथियों की हत्या हो चुकी है। केरल में कुछ समय पहले एक और हथिनी को विस्फोटक भरा अनानास खिलाकर मारा गया था। कोरोना संकट पर वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला। 1 साल तक किसी भी नई योजना को मंजूरी नहीं। बजट में घोषित कई नई योजनाओं की भी शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से चल रही गैर जरूरी योजनाओं की स्पीड पर भी ब्रेक लगेगी। बची हुई राशि को पीएम गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खर्च किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा गया। कोर्ट ने राज्यों से पूछा कि जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनके लिए रोजगार के क्या इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने मजदूर मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई शुरू की। सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन से मजदूरों की परेशानी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दखल की इजाजत दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आयोग ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की समस्या दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,09,461 हो गई। एक्टिव केसों की संख्या 1,10,960 पर पहुंची। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,851 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,000 के पार हो गई है। कोरोना से अब तक 6,348 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 67 लाख के करीब। मौत का आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंचा। अमेरिका में मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,08,000 से ज्यादा हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 41,402 हो गई है। राज्य में अब तक 33,681 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से कुल 2,710 लोगों की जान चली है। तमिलनाडु में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 14,902 हो गई है। अब भी 12,134 लोग कोरोना संक्रमित हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 220 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 27,256 तक पहुंच गई है। राजस्थान में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 7,104 है। राज्य में अब भी 2,545 कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना से अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल संक्रमितों की संख्या 9,862 है।
दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 के पार हुई। पिछले 3 दिन में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले नए सामने आए। दिल्ली मेट्रो के 20 कर्मचारी भी पॉजिटिव। दिल्ली में अनलॉक 1 शुरू होने के बाद कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ। दिल्ली में अब तक कोरोना से 650 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पतालों से रिपोर्ट मांगी। केजरीवाल सरकार ने इन अस्पतालों से पूछा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के कितने कोरोना संक्रमित मरीजों का उनके अस्पतालों ने इलाज किया। अस्पतालों से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक करने के निर्देश दिया कि 8 जून को धर्मस्थलों को खोलने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। हर धर्मस्थल पर सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर जरूरी रूप से उपलब्ध करवाए जाएं। सीएम ने कहा कि संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़ाने के सभी उपाय किए जाएं। कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए अब केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। केंद्र की ओर से अपर सचिव मृत्युंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने कानपुर का दौरा किया। टीम ने शहर के अस्पतालों का निरीक्षण करने के साथ ही नगर निगम की तरफ से बनाए गए कंट्रोल रूम से भी रिपोर्ट की। लॉकडाउन के दौरान पंजाब में हुई अवैध शराब की बिक्री और तस्करी रैकेट के मामले में जांच अब 3 सदस्यीय एसआईटी करेगी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 3 सदस्यीय एसआईटी के गठन का ऐलान किया। एसआईटी का नेतृत्व जल संसाधन मंत्री करेंगे। और अगले हफ्ते शुरू हो सकती है वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत। हर 3 किलोमीटर पर सैनिटाइजर का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को किराए के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। श्रद्धालुओं को कटरा से सांची छत ले जाने वाली हेलीकॉप्टर कंपनियों ने अपने किराए में 65% तक की इजाफा किया है। पहले प्रति सवारी एक तरफा किराया 1,045 रुपए था, जिसे अब 1,730 रुपए कर दिया गया है। करीब 2 महीने लंबे लॉकडाउन के बाद मुंबई में भी ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खुल गई हैं, लेकिन अनलॉक 1 लागू होने के बाद एकदम से बाजारों में भीड़ भी बढ़ गई। मुंबई में कई जगह पर लोग नियमों को ताक पर खरीदारी करते हुए, नियमों को ताक पर रखते हुए भी दिखाई दिए। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा ही नहीं गया। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में पानी की टंकी में मिली 2 लाशों की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। मीरा रोड के शबरी बार एंड रेस्टोरेंट में मिली थी 2 पुरुषों की लाशें। जिन लोगों की हत्या हुई उनमें से एक बार मैनेजर के पद पर काम करता था, जबकि दूसरा वेटर की नौकरी करता था। माना जा रहा है कि लॉकडाउन से पहले मौत हुई। दिल्ली में फरवरी में भड़के दंगों में दिल्ली पुलिस ने एक और चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अकील और मुशर्रफ की हत्या में चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली में 25 और 26 फरवरी की हिंसा में दोनों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे। क्राइम ब्रांच अब तक दिल्ली दंगों में करीब आधा दर्जन चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दिल्ली दंगों का आरोपी फैजल फारूकी 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। क्राइम ब्रांच की जांच के मुताबिक उसके दिल्ली में 3 बड़े प्राइवेट स्कूल हैं। दंगों के वक्त फंडिंग करवाने का जिम्मा उसी के पास था। फैजल फारूकी के राजधानी स्कूल की छत पर बड़ी गुलेल लगाकर दंगाइयों ने उसे अपने बेस के रूप में इस्तेमाल किया था। निसर्ग चक्रवात से नुकसान की भरपाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। निसर्ग चक्रवात से राज्य में 6 लोगों की जान गई, 14 जिलों के लाखों घरों को नुकसान पहुंचा। मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान पहले ही हो गया था। सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने तूफानग्रस्त इलाकों का दौरा भी किया। निसर्ग तूफान भले ही टल गया हो, लेकिन गुजरात के कई हिस्सों में अब भी इसका असर बना हुआ है। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। डांग जिले में भारी बारिश हुई। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई जगहों पर बारिश से सड़कें भी खराब हो गई। चक्रवाती तूफान निसर्ग से नुकसान की भरपाई के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। तूफान के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने हालात की जानकारी ली। गौरतलब है कि निसर्ग तूफान बुधवार को दोपहर 1 बजे अलीबाग के तट से टकराया था, जिसके बाद काफी नुकसान हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रयागराज में दबंगई दिखाने वाले एसआई को सस्पेंड कर दिया गया। दारोगा की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ था। मामले का सीएम ने संज्ञान लिया था और कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद एसएसपी ने आरोपी एसआई को सस्पेंड कर दिया। एसआई पर जीप से सब्जी कुचलवाने का आरोप भी है।
हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी हत्या मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए रईस अहमद और आसिफ रजा पर 25,000 रुपए का इनाम था। इन लोगों पर हत्या, आरोपी को शह देने और नेपाल पहुंचाने में मदद का आरोप है। कमलेश तिवारी की 18 अक्टूबर 2019 को उनके घर पर हत्या की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार सफल ऑपरेशन चला रहे सुरक्षा बलों ने अब आतंकी समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी समर्थकों की सूची रिवाइज की। सूत्रों के मुताबिक इस सूची में करीब 135 आतंकी समर्थकों के नाम शामिल किए गए हैं, जिन पर अब शिकंजा कसा जाएगा। सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में एसएलपी दायर की है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से दायर की गई एसएलपी में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की अपील की गई। हाईकोर्ट की डबल बेंच में दायर याचिका में विभाग ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक की अपील की। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती चल रही है। उत्तराखंड सरकार गैरसैंण को ई विधानसभा बनाने जा रही है। राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन कामकाज पर जोर दिया, साथ ही सभी दफ्तरों को भी ऑनलाइन कर दिया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी कामों को निपटाने के लिए तय समय सीमा में खत्म करने पर भी जोर दिया है। यूपी के अमेठी में विज्ञान की एक सरकारी शिक्षिका पर अलग अलग जिलों में ज्वाइन कर 13 महीने में 1 करोड़ रुपए की सैलरी उठाने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक शिक्षिका ने अमेठी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ज्वाइन किया। इस दौरान उसे नियमित रूप से वेतन भी मिला। बाद में जांच में पता चला कि उस शिक्षिका के नाम पर 10 जिलों में भी वेतन निकाला गया। आंध्र प्रदेश में तिरुमाला मंदिर को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना संकट में लॉकडाउन की वजह से मंदिर पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। भक्तों के लिए मंदिर को 8 तारीख से खोला जा सकता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को 8 जून से खोलने की तैयारी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मंदिर परिसर में बनाए जा रहे हैं गोले। श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारियां पूरी। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए घेरे बनाए जा रहे हैं। झारखंड में 8 जून से नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। कोरोना के मामले बढ़ते देख हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया। सभी धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद रखने का निर्देश है। जयपुर के आमेर महल में फिर से पर्यटकों की रौनक दिखने लगी। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए इसे पर्यटकों के लिए खोला गया। जयपुर के आमेर महल में पर्यटकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने हफ्ते में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन के निर्देश जारी किए। देहरादून में अब हर शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली के सैलून भी कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीपीई किट पहनकर हेयर कटिंग की जा रही है। दिल्ली के मोती नगर में पीपीई किट और फेस शील्ड पहनकर हेयर कट करते हुए दिख रहे हैं। लखनऊ में ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में 3 युवकों के सिर के बाल मुंडाकर उन्हें पूरे गांव में घुमाया। घटना पीजीआई थाना क्षेत्र के बरौली गांव की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के रायबरेली में एक महिला की पीट कर हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि महिला का पति उसे लाठी डंडों से काफी देर तक पीटता रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। जयपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब ले जा रही एक पिकअप वैन को जब्त किया। वैन से 189 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग की जमीन खाली कराने गई पुलिस और वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। वन विभाग और पुलिस के कई कर्मी घायल हो गए। नदी किनारे 804 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने गई थी टीम, लेकिन लोगों ने टीम पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। वन विभाग के मुताबिक 20 सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं लोग। कोरोना काल में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोई ग्राहक नहीं मिल रहा। जम्मू के सांबा जिले में भी कमाई न होने से लोग परेशान। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.